दर्शकों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के इस माहौल में हम आज एक खास चुनावी चर्चा करने आए हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से चुनाव अभियान समिति के भी संयोजक है श्री नरेंद्र जी नाहटा। नाहटा साहब, आपका हम स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो कुछ राजनीतिक परिदृश्य या चुनावी परिदृश्य आप और हम सब देख रहे हैं, तो अपनी पार्टी के संदर्भ में, अपने प्रत्याशी के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में बहुत अनुभवी हैं। 4 बार नागदा क्षेत्र से विधायक रहे और विधानसभा का और क्षेत्र का राजनीति का उनको अनुभव है और मैं ऐसा मानता हूं कि उसका लाभ इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। नाहटा साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन चुनावों में मंदसौर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में या मालवांचल की भी यदि हम बात करें तो किस तरह का माहौल आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो आप मालवा में देख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, वो सारे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जनता में उत्साह नहीं है और 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। वोटिंग परसेंटेज 5 से लगा के 18% तक, 20% तक वोटिंग परसेंटेज गिरा है। तो इसका मतलब ये तो स्पष्ट है, चुनाव आयोग ने बहुत कोशिशें की कि परसेंटेज पिछली बार से ज़्यादा बढ़े। राजनीतिक दल भी करते हैं, प्रत्याशी भी करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं जनता कुछ और सोच रही है जो राजनीतिक दलों की और विशेषकर सत्तारूढ़ दल के समझ के बाहर है। वो कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आज मैंने अखबारों में देखा कि अमित शाह जी ने निर्देश दिए हैं कि जो मंत्री, किस मंत्री के क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा तो उस मंत्री का पद जाएगा। ये स्थिति क्यों बनी? तो ये इसका एक बड़ा कारण है। अगर मैं पिछले आंकड़ों पे बात करूं आपसे, तो 1998-99 से लगाकर 2004 तक हर बार परसेंटेज बढ़ा है और 2004 और 9 में प्रतिशत गिरा। 2004 और 9 में जब प्रतिशत गिरा तो दोनों बार कांग्रेस की सरकार बनी। फिर 2014 से प्रतिशत वोटिंग, मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा और उसके परिणाम भी 2014 और 19 के आपको पता है। तो इसका मतलब जो आप राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि देश ने कुछ नए सिरे से सोचना शुरू किया है और मालवा और मध्य प्रदेश उससे भिन्न नहीं है। यहाँ भी जनता जो कुछ पिछले, हम अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जितना उसने सुना, जितनी उसकी अपेक्षाएं थी, वो कहीं ना कहीं निराश हुई है और इसलिए इस बार मतदान में उसका उत्साह नहीं बन पा रहा है। मैं इसको ऐसे लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार वाला जो एक नारा दे रखा है, इसके अलावा कुछ सर्वे में दक्षिण क्षेत्र से कांग्रेस के लिए कुछ उम्मीदें हैं और अब ये मतदान का जो वोटिंग परसेंट है ये कम। तो इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस का उत्साह बढ़ाया है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि कम वोटिंग को तो हमेशा कांग्रेस के फेवर में माना जाता है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं मानता हूँ इस बात को कि जो पहले सर्वे आते रहे वो इन 2 चरणों के मतदान के पूर्व एक लोगों का अनुमान कुछ भिन्न था। लोग मोदी जी स्वयं ये मान के चल रहे थे कि वो, उन्हें तो घोषणाएं कर दी थी कि मैं शपथ लूँगा और रिजर्व बैंक के अधिकारियों को कहा कि उसके बाद तैयार रहना, मैं इतना काम लेके आऊँगा। 400 पार की बात उन्होंने की। ये सब देखिए एक मनोवैज्ञानिक असर डालने वाली बातें हैं और मोदी जी को इसमें विशेषज्ञता हासिल है कि वो जनता को किस तरीके से वो प्रभावित करते हैं। पर अचानक सब कुछ बदल गया। तो मोदी जी ने 400 पार कहा था, वैसा हुआ नहीं। इसके पहले भी भारतीय जनता, यदि आप भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति को देखो आप, तो उनने गुजरात में भी 200 पार कहा था, उनने कर्नाटक में भी 200 पार कहा था, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं। तो अब अभी पिछले दिनों अमित शाह जी ने ईमानदारी से बात की कि ये तो हम केवल कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाने को कह रहे हैं। जब अमित शाह जी इस बात कह रहे हैं कि हम भी मानते हैं कि 400 पार नहीं होंगे, हम तो कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाने को कह रहे हैं, तो पहली बात तो हमारा उत्साह तो वहीं से बढ़ता है कि जब अमित शाह जी को लग रहा है। और दूसरी बात ये सच है कि जनता जिस तरीके से इस चुनाव को ले रही है, उसने कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी का उत्साह बढ़ाया है और हमें लगा कि
जब जैसा चुनाव प्रारंभ हुआ था और हम अपने आप को या जनता मान रही थी कि हम कमज़ोर मैदान पे खड़े हैं, मोदी जी एक मजबूत मैदान पे, अचानक इन 2 चरणों के मतदान ने हमारी सोच को, हमारे काम को, हमारी ऊर्जा को, सबको प्रभावित किया है। और मेरे को लगता है कि इसका प्रभाव तो 3 जून को, 4 जून को देखने को मिलेगा। नाटा साहब, हम कुछ मंदसौर संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। चूँकि आप इस क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, अनुभवी रहे हैं, आप मंत्रिमंडल में लगातार 10 वर्ष मंत्री रहेंगे और आपके पूज्य पिताश्री तो यहाँ से सांसद भी रहे हैं और एक लोकसभा चुनाव आपने स्वयं ने भी लड़ा है। तो संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन चुनावों में उन्हें कहीं मुद्दे किसी भी पार्टी की तरफ से दिख नहीं रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे। नहीं ब्रजेश जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं हो, वो मोदी जी के नाम पर चुनाव हो। ये रणनीति बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी अपने आप को कमज़ोर समझते थे। इसलिए वो सिर्फ इस चुनाव को, आप यहाँ यदि मंदसौर के संदर्भ में बात करें तो यहाँ भी हमारे प्रत्याशी जो हैं वो केवल मोदी जी का नाम ले रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, अपने आप ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर जा रहा है, स्थानीय प्रत्याशी के स्थानीय सांसद के परफॉर्मेंस पर जा रहा है। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाना चाहती थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी असफल रही। और अपने आप, मैं इसका श्रेय कांग्रेस को नहीं दूंगा, मैं मानता हूं कि जनता ने अपने आप इस चुनाव के नैरेटिव को बदल दिया है और ये स्थानीय मुद्दों पे होगा। कांग्रेस के लिए जो दूसरी बड़ी उत्साह बढ़ाने वाली बात है वो यही है कि अब मोदी फैक्टर और राम मंदिर वाला फैक्टर जितना हम खुद मान रहे थे कि इतना प्रभावित करेगा उस चुनाव को, वो जनता ने बता दिया कि नहीं, हमारा अनुमान गलत था। न तो मोदी फैक्टर काम कर रहा है, न राम मंदिर काम कर रहा है। अब इस बार स्थानीय मुद्दे काम करेंगे और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। राम मंदिर निर्माण के बाद जो प्रतिष्ठा का महोत्सव था, उसका निमंत्रण ठुकराना क्या उचित था आपकी दृष्टि में कांग्रेस द्वारा? ये देखिए, मैंने सार्वजनिक रूप से एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस को जाना चाहिए था, लेकिन आप जिस आधार पे कह रहे हैं कि हमने ठुकराया और जिस आधार पर मैंने कहा कांग्रेस को जाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा फर्क था। मेरा ये कहना था कि नहीं, वो भले ही ऐसा प्रदर्शित करें कि मंदिर उनकी उपलब्धि है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस का शुरू से जो स्टैंड था वो कन्फर्म हुआ और ये कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया उसके आधार पर ही मंदिर का निर्माण हुआ, इसलिए कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये था कि चूंकि मोदी जी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की इवेंट बना दिया, इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की इवेंट है तो हम नहीं जाएंगे। पर मैं मानता हूं कि अलग कारणों से, मेरे ख्याल से ये मेरा निजी मत है, मेरी पार्टी का मत नहीं है, कि शायद हम होते और हम वहाँ बताते कि हम वो लोग हैं जिनने हिंसा को अवॉइड करने के लिए हमने कहा था कि रुक जाओ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको ईमानदारी से लागू करेंगे। अंततः वही हुआ। हम वो लोग हैं जिनने हमने इतने सालों के बाद में उस मंदिर का स्टे ऑर्डर खाली करवाया। हम वो लोग हैं जिनने राम मंदिर का ताला खुलवाया। हम वो लोग हैं जिनने कोशिश की कि सारे देश में जो एक हिंसा का वातावरण बना, जो सांप्रदायिकता का, नफरत का वातावरण बना, उससे बचकर राम मंदिर का निर्माण कैसे हो, हम वो लोग हैं जिनने ये कोशिश की। हम वो लोग हैं कि जिनने इस बात के लिए दोनों पक्षों को सहमत किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और अंततः मुस्लिमों ने भी इसको निर्णय को भले ही अनबने मन से किया हो, भले वो निराश हुए, पर आखिर उनने स्वीकार किया। तो फिर इतने साल जो आपने कार सेवकों को मरवाया, जो आपने कोर्टों को जो आपने आश्वासन दिए थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन सबको का उल्लंघन करने के बजाय आप कर सकते थे। ये अलग बात है कि, और यही कहने के लिए मैं समझता हूँ मेरी पार्टी को वहाँ उपस्थित होना चाहिए था। पर मेरी पार्टी का जो सोच है वो ये है कि इसे ये एक विशुद्ध एक धार्मिक आयोजन था, इसको धार्मिक ही रहने देना था। जितने लोग बुलाए गए, आप देखिए
आखिर ये तो है कि कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। वो जो फिल्मी लोग इसमें बुलाए गए, वो केवल एक इवेंट को एक इस तरह की एक इवेंट बनाने की कोशिश, जो मंदिर के प्रतिष्ठा का की जो गरिमा होनी चाहिए, जो मंदिर के प्रतिष्ठा को एक पावन प्रसंग है, उसको छोड़कर हम जिस तरह के लोगों को हमने वहाँ इकट्ठा किया, और यहाँ तक कि अडवाणी जी भी बाहर रहे, हम बाहर रहे, तो हमने तो चलो ठुकराया, अडवाणी जी को तो उनने ठुकराया जिनने जिनने इस बात की शुरुआत की थी। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, मेरी पार्टी मेरे अपने निजी मत में उसे वहाँ होना था, लेकिन उसे ये सब बातें कहनी थी जो मैं आज कह रहा हूँ। मोदी जी के कुछ चुनावी भाषण बड़े चर्चित हो रहे हैं और कांग्रेस तो चुनाव आयोग में भी शिकायत करने गई है। क्या कहना चाहेंगे आप, उनकी जो शैली इन दिनों चल रही है? देखिए, चुनाव आयोग क्या करेगा मैं नहीं जानता, जी। लेकिन मैं देश की जनता से, मंदसौर संसदीय क्षेत्र की जनता से एक बात, और देश की जनता समझ रही। देखिए, ये आप देखेंगे मोदी जी की खैर भाषा हमेशा, वो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका पूरा सम्मान के साथ ये बात कहता हूँ कि नहीं, उनने कभी भी संसद में और पब्लिक मीटिंग का जो फ़र्क होना चाहिए उनने हमेशा ख़त्म किया। हमारे इस देश में, मैं कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं करता, लेकिन विपक्ष में एक से एक ऐसे लोग थे जिनको विधायिका का ज्ञान था, जिसमें अटल जी, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिसमें तारकेश्वरी सिन्हा जी, पता नहीं कितने, जिसमें भूपेश गुप्ता जी, जिसमें कितने नाम थे, जिन लोगों ने लोकसभा की बहस की गरिमा को बहुत ऊपर ले गए। और आज भी अगर यदि संसदीय क्षेत्र में किसी तरह की का कोई शोध करना हो, तो आज भी वो शोधार्थी इन्हीं लोगों के भाषण पढ़ता है, वहाँ से हम नीचे आए। तो ये मैंने देखा कि मोदी जी ने हमेशा और अमित शाह जी ने हमेशा इस बात को रखा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हुई कि मोदी जी अचानक, बहुत जिस बात का आप उल्लेख कर रहे हैं, वो पहले चरण के मतदान के बाद हुई है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब मैं ये निकालता हूँ कि संभवतः मोदी जी को इस बात की रिपोर्ट, प्रशासन उनके पास है, आईबी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, और ये रिपोर्टें जाती हैं, मुझे भी पता है। तो ये रिपोर्ट शायद उनको मिली है कि पहले चरण के मतदान के बाद स्थिति ये स्पष्ट होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। आंकड़े भी बताते हैं, पिछला इतिहास भी बताता है, और शायद ये वर्तमान रिपोर्टें भी बताती हैं। तब मोदी जी की भाषा, जो बांसवाड़ा में उन्होंने भाषण दिया, जो बात की जगह उन्होंने भाषण दिया, मैं समझता हूँ कि हमारे चुनाव के माहौल को कभी इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता गलती करें तो हो सकता है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, जो देश अपना, जो स्वयं मोदी जी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम प्रजातंत्र की माँ हैं, सारी दुनिया को हमने दिखाया कि प्रजातंत्र क्या होता है, और इतनी विविधताओं के बावजूद इस प्रजातंत्र को हम जिंदा रख सकते हैं 75 साल तक। हमारे पूर्वजों की विरासत जो हमें दे के गए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लगा के जवाहरलाल नेहरू तक, उसको हमने 75 साल तक जिंदा रखा। उसको आज, उसकी गरिमा को मेंटेन करना, मैं समझता हूँ इस देश के पहले प्रधानमंत्री और पहले प्रधान सेवक से ज़्यादा किसी की जवाबदारी नहीं है। शायद मोदी जी उसमें असफल हुए हैं। चूँकि आप मंदसौर संसदीय क्षेत्र के पार्टी की ओर से चुनाव अभियान के संयोजक भी हैं, तो ये चुनाव किस रणनीति के तहत कांग्रेस लड़ रही है और क्या योजनाएं हैं चुनाव प्रचार की? क्या कोई स्टार प्रचारक भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं? हाँ, देखिए, अभी पिछले दिनों एक तो जीतू पटवारी जी, सचिन पायलट जी, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी और हमारे नेता यहाँ थे। और मैं मानता हूँ कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और भी नेता अगले दिनों में यहाँ आएँ। संभव है जैसे ही नेताओं के अपने चुनाव निपटेंगे, उसके बाद नेताओं की उपलब्धता बढ़ेगी, और मैं मानता हूँ कि हम यहाँ किसी बड़े नेता को ला पाएंगे। जहाँ तक हमारी रणनीति का सवाल है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सांसद जो हैं सुधीर गुप्ता जी, वो अपने स्तर पर पिछले 2 टर्म के सांसद होकर वो असफल रहे हैं, और जो कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे, किसानों की स्थानीय समस्याएं थी, उस पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई या उन्हें कोशिश नहीं की। एक ही उदाहरण मैं सबसे बड़ा देता हूँ आपको कि अभी पिछले दिनों उन चुनाव के ठीक पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि अगर कोई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो मेरे पास आए। ये तो उनके पूरे 10 साल के कार्यकाल में हुआ है।
अब उनको कहाँ पता लगा कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो, और अभी तक 10 साल में जब ये भ्रष्टाचार होता रहा तो हमारे सांसद ने क्या किया। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, मैं अफीम को कभी भी राजनीति का ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाता, पर इस बार है। इस बार क्यों है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक, इस बार सरकार ने सीपीएस पद्धति चालू कर दी, आधे पट्टे जो दिए गए वो सीपीएस पद्धति पे दिए गए, और एक अनुमान है मैं भी उस बात का अनुमान लगा रहा हूँ कि संभवतः 2024 के चुनाव के बाद में शायद ये चीरा लगाने वाली पद्धति समाप्त करके इसे पूरी सीपीएस पद्धति पे ले जाया जाए। 165 करोड़ की एक फैक्ट्री यहाँ सरकार डाल रही है, तो इशारा बहुत स्पष्ट है कि ये सीपीएस पद्धति चुनाव के कारण इस बार आंशिक रूप से लागू हुई, अगली बार पूरी तरीके से। अब आप ये देखिए कि जिस वक्त सरकार ने ये मन बनाया कि हम इसको सीपीएस पद्धति लागू करेंगे, तब उसी वक्त केंद्र सरकार ने इस बात को कहा कि हमें मालूम है कि इससे किसान को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। सरकार ने एक कमेटी बनाई जो इस बात का आकलन करने वाली थी कि अफीम के भाव अब इस बदली हुई परिस्थिति में क्या होना चाहिए। जब वो डोडा अलग से जो बिकता था वो किसान का नहीं बिकेगा तो क्या। उस कमेटी की रिपोर्ट को आए तो 5 साल करीब हो गए। ऐसा मुझे पता लगा है कि उस कमेटी ने ये अनुशंसा की थी कि 87% अफीम के भाव बढ़ाए जाएं। आज तक सांसद महोदय ने उस बारे में कुछ नहीं किया, हमें आज तक पता नहीं। तीसरी बात, अफीम को बीमा योजना के अंतर्गत लेने वाली बात थी, 10 साल में वहाँ भी हमारे सांसद महोदय असफल रहे। चौथी बात, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि डोडा चूरी इन 10 सालों में सरकार ने खरीदी नहीं। किसान का एक बाय प्रोडक्ट था अफीम का, वो बेच के उसे 2 पैसे उससे मिलते थे। अब ये स्थिति बनी कि जब किसान का डोडा सरकार ने नहीं खरीदा तो स्वाभाविक रूप से एक बेरोजगारी से त्रस्त युवक के मन में ये बात आए कि मेरे घर में कुछ डोडा चूरी रखा है, कुछ व्यापारी हैं जो इसको खरीद रहे हैं, मैं उनको बेचाऊं। आप देखिए कि पूरे मंदसौर नीमच जिले में डोडा चूरी पुलिस के अत्याचार और प्रताड़ना के लिए एक बड़ा कारण बन चुका है। और मुझे तो मनासा के कंजारड़ा पठार के लोगों ने कहा कि कम से कम 1 करोड़ रुपया साल की रिश्वत इसी बात की जा रही। कितने युवकों को हमने जेल में डाला, कितने घरों को हमने बर्बाद किया। तो सांसद महोदय पूरी तरह से इन बातों में असफल रहे। मैं अगर दूसरे मुद्दे लूँ, मेडिकल कॉलेज ले लूँ, तो सांसद महोदय ये घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद दिलाता हूँ कि स्वीकृति मिलते ही मंदसौर नीमच वो ही व्यक्ति थे जिन्हें वीडियो बनाया और डाला कि मैं नरेंद्र नाहटा का और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का आभारी हूँ, और मैं इसको, उनने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं इसको राजनीति से बाहर राजनीति में कभी नहीं ले जाऊँगा। किस बात का श्रेय ले रहे हो आप रतलाम मेडिकल कॉलेज की स्थिति देख लीजिए आज भी क्या है। 2008 के बजट में 100 रुपया रखा था, 2008 से लगा के 16 साल हो गए, आज भी रतलाम मेडिकल कॉलेज अपनी पूरी क्षमता से चालू नहीं हुआ है। तो क्या ये बिल्डिंगें खड़ी करके आप हमें समझा रहे हो? आप अगर यदि अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए तो आयुष्मान योजना की बहुत प्रचार हो रहा है। सर्दी जुकाम के लिए तो आयुष्मान योजना नहीं होता, वायरल बुखार के लिए तो आयुष्मान योजना नहीं होता। तो मैं ऐसा मानता हूँ मेरे पास बहुत सारे मुद्दे कि जहाँ हमारे सांसद महोदय असफल रहे हैं, और यही इस चुनाव का मुद्दा बनेगा। आखिरी सवाल है नाहटा साहब, चूँकि आप सक्रियता के साथ चुनावी कैंपेन में हैं, क्या लगता है आपको चुनाव परिणाम को लेकर? यदि आपकी पार्टी जीत रही है तो क्या आकलन है, मार्जिन क्या है? देखिए, मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं जी, ब्रजेश जी की मदद लूँगा उसके लिए लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि मंदसौर क्षेत्र कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा अनुदार रहा है। वो उतनी उदारता हमें उसने हमारी पार्टी को जरा कम ही दिखाई है। लेकिन इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वातावरण बदला है उसने हमारा उत्साह बढ़ाया है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। अब कितने मार्जिन से जीतेगी
मैं मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम पूरे देश में एक संदेश दें कि मंदसौर जिसे जिसके लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ये कह गए कि यहाँ तो फॉर्म भरने आते हैं और सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, उसी क्षेत्र ने इस बार अगर अपना मन बदला है तो वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि क्षेत्र की जनता उनकी सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में क्या सोच रही है। और तब मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा और मेरे साथ देश के मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बात नहीं करता हूँ, आम नागरिकों की बात करता हूँ, जिनको भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हो, भले ही चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं हो, ये तय बात है कि ईवीएम को लेकर विश्वसनीयता घटी है। और तब मैं मानता हूँ कि इस चुनाव के परिणाम अगर हमारे अपेक्षा के अनुरूप आए तो वो इस बात को भी और बल देंगे कि ईवीएम जो है उस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। तो दर्शकों, आप थे श्री नरेंद्र नाहटा जी, जिन्हें अपनी पार्टी की जीत की पूरी संभावना दिख रही है और आज चुनावी व्यस्तताओं में से हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी साथी रमेश चौहान के साथ डेस्क न्यूज़।